Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. मैं ज़ाहिर मलिक is here with another video that is about dynamics. और आज हम इस वीडियो के अंदर मैं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाऊंगी. So first of all we have Newton's first law of motion. स्टेटमेंट आपके पास है, if the net external force acting on an object is zero, then object will be maintain its state of rest or uniform motion. Now what does it mean? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है. एक्सटर्नल फोर्स कोई भी वो फोर्स होती है जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपके पास ये कोई भी एक बॉल है. ठीक है, इसके ऊपर आप कोई फोर्स अगर लगाएंगे दैट विल बी योर एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, आप जो हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं. सो क्या है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, मतलब क्या है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को मेंटेन रखेगा. नाउ व्हाट डज इट मीन कि मेंटेन कैसे रखेगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर रेस्ट की कंडीशन में है तो वो रेस्ट की कंडीशन पे ही रहेगा अनटिल और अनलेस जब तक आप उस पर कोई फोर्स लगा के उसे मूव नहीं करवाते. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये आपके पास एक बॉल है, ठीक है, ये अपनी पोजीशन को मेंटेन करेगी. मतलब क्या है, ये रेस्ट पे रहना चाहेगी तब तक जब तक हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाते. जैसे ही हम इस पर कोई फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये अपनी पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी, लाइक ये रेस्ट से कन्वर्ट हो जाएगी मोशन में. ठीक है, इसी तरह अगर हम मूव ऐसी किसी ऑब्जेक्ट पे जो कि मूव कर रही है उस पर अगर ये लॉ अप्लाई करें तो क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को वो मूव ही करता रहेगा जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको स्टॉप नहीं करते. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फ़ैन है जो कि ऑन है, तो जब आप उसको ऑफ करेंगे तो क्या होगा कि फ़ैन जो है वो मूवमेंट से अपनी रेस्ट की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो जब तक कोई नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होती है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मेंटेन करता है स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. या तो वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करेगा या फिर वो क्या है, रेस्ट पे ही रहेगा. अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते, और वो मूव अगर करे तो वो मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग के उसकी पोजीशन को, उसकी मूवमेंट को स्टॉप नहीं कर देती. मैथमेटिकली आपके पास क्या है कि एफ नेट मतलब एक्सटर्नल फोर्स या टोटल फोर्स जो है वो इज इक्वल होती है ज़ीरो के. अगर फोर्स आपके पास ज़ीरो है तो फिर यूनिफॉर्म, यहाँ पे डिस्कस करने की है कि यूनिफॉर्म मोशन है. ठीक है, मतलब आपके पास कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही. तो फिर जब चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी डेल्टा भी मतलब चेंज इन वेलोसिटी भी आपके पास ज़ीरो होगी. तो वेलोसिटी ज़ीरो और फोर्स ज़ीरो होगी तो आपके पास एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी. जबकि फोर्स ज़ीरो होती है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है. एग्जाम्पल क्या है आपके पास, अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल रिमेन्स एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्स ऑन अ टेबल. लेट्स सपोज आपके पास कोई भी टेबल है जिसके बाद आपके पास बुक जो है वो पड़ी हुई है, वो बुक रेस्ट की कंडीशन में रहेगी तब तक जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगा के उसे मूव नहीं करते. दिस इज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया. 3 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव स्टेटमेंट, दैट्स मैथमेटिकल फॉर्म एंड एग्जाम्पल. ठीक है, सो आपको इसको ऐसे करके अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट है आपके पास न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, स्टेटमेंट पहले गौर से समझिएगा. When a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of net force. First of all, पहले आप यहाँ तक इस बात को समझ लें कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं ना तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. ठीक है, मतलब ये है कि अगर कहीं किसी ऑब्जेक्ट पे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है तो क्या होगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. और उसके बाद क्या है कि किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई हुई है. ठीक है, पहली स्टेटमेंट मैंने आपको ये बताई कि जब भी फोर्स आप लगाएंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. सेकेंड बात मैंने आपको ये बताई है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से देखिएगा. नेक्स्ट बात आपको बताइए द मैग्नीट्यूड मतलब कितनी क्वांटिटी की फोर्स है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. सो जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द इट्स मास. अब ये जो एक्सेलरेशन आपने प्रोड्यूस करवा दी है, ये एक्सेलरेशन क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फोर्स के साथ कि कितनी फोर्स लगाई है, और इन्वर्स रिलेशन है इसका मास के साथ. ठीक है, यह मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं. मतलब क्या है कि जितनी फोर्स लगेगी उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. फोर्स का
एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, बट ऑन द अदर हैंड एक्सेलरेशन का मास के साथ इन्वर्स रिलेशन है। लाइक जितनी मैसिव बॉडी होगी उसको एक्सेलरेट करवाना उतना मुश्किल होगा। ठीक है, सो आपके पास मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, इसी स्टेटमेंट को ये यहाँ से जो नेक्स्ट लाइन इसको हम कन्वर्ट करते हैं इस तरह। तो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नेट फोर्स के। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एंड नेक्स्ट क्या है, एन इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स मैथ्स, और एक्सेलरेशन आपके पास इन्वर्स में तो 1/m आप लिखेंगे। ठीक है, ये 1/, की फॉर्म जो है वो बताती है कि आपके पास रिलेशन इन्वर्स में है। तो एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू मैथ्स। नाउ बाय यूजिंग कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके आप लिखेंगे, तो इन दोनों को कंबाइन करके आप कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फोर्स के साथ, और जो इन्वर्स में रिलेशन होते हैं वो हम नीचे बाय में लिख देते हैं। तो हमने बाय के नीचे लिख दिया m। ठीक है, अब आपने जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करना होता है तो आप कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है आपके पास k, तो k आपने यहाँ पे पुट कर दिया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू k, इस सारे को प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस किया इक्वल्स और k के साथ f/m कर दिया। ठीक है, k की वैल्यू 1 होती है, वो हम पुट करेंगे तो आपके पास f/m आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या आता है, f इज इक्वल टू ma। m यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास f इक्वल्स टू ma आ जाएगा। याद रखिएगा SI यूनिट ऑफ फोर्स जो है आपके पास न्यूटन होता है, एंड 1 न्यूटन इक्वल्स टू मास का यूनिट kg होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपके पास 1 न्यूटन आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज योर सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ। मैंने आपको स्टेटमेंट समझा दिए, देन मैथमेटिकल फॉर्म, उसके बाद मेरा इस पॉइंट थर्ड पॉइंट इसका मैंने आपको ऐसे यूनिट बताया है। नेक्स्ट आपके पास है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, whenever one object exerts a force on a second object, the second object exerts an equal and opposite force on the first object. Now what does it mean, कि जब भी फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट किसी आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट हम इसे कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं बी ऑब्जेक्ट। तो अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इस पर कोई फोर्स लगाता है, दैट विल बी योर एक्शन फोर्स। ये एक्शन फोर्स होगी, ये बी ऑब्जेक्ट इन रिटर्न इस पे भी फोर्स लगाएगा। कितनी फोर्स लगाएगा, जितनी ए ने बी पे लगाई है उतनी ही बी ए पे लगाएगा। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये पहले डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फोर्स लगी थी, अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगी है। ठीक है, तो क्या है कि हमेशा जब भी जहाँ पे एक्शन फोर्स होती है वहाँ पे रिएक्शन फोर्स भी होती है। जो फोर्स ए ने बी पे लगाई थी दैट विल बी योर एक्शन फोर्स, और जो बी ने ए पे लगाई है दैट विल बी रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो मैथमेटिकली आपके पास कैसे प्रूव है, एफ फोर्स लगाई है ए बी पर वेक्टर एरो हेड शो करे कि वेक्टर क्वांटिटी है इज इक्वल टू बी ए ने भी फोर्स उतनी ही लगाई है, ऑपोजिट हो गया, बट नेगेटिव साइड यहाँ पे क्या इंडिकेट करे कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, व्हेनेवर कभी भी ऑब्जेक्ट कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जब आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स जब लगती है तो ए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए अगर फोर्स लगा रहा है बी पे तो बी भी फोर्स लगाएगा ए के ऊपर। एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि when we jump our legs apply a force to the ground and the ground applies an equal and opposite reaction force that pushes us into the air। ठीक है, जब हम फ्लोर पे जंप करते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एक्शन फोर्स लगा रहे होते हैं ग्राउंड के ऊपर। हमने अपने लेग से फीट से जो है वो एक्शन फोर्स लगाई है ग्राउंड पे, इन रिटर्न ग्राउंड में हमें फोर्स उतने ही मैग्नीट्यूड की फोर्स हमें भी लगाता है, जो कि हमें फैसिलिटेट करती है कि हम अपवर्ड एयर में मूव करें। तो जो हमने फोर्स लगाई है वो एक्शन फोर्स थी, जो ग्राउंड ने हमें दी है फोर्स वो रिएक्शन फोर्स थी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट थी। पहले हमने जो लगाई वो डाउनवर्ड थी और हमें जो लगी है फोर्स वो अपवर्ड थी। ठीक है, सो दिस इज वाज योर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो आई होप आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ डिटेल से समझ आ गया होगा। तीनों लॉज के अंदर मैंने आपके जो है वो 3 पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। सो मेरी बाकी वीडियोज लेक्चर भी है, प्लीज़ आप देखिएगा। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको मेरे लेक्चर समझ आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।